Okay, so let's start our next chapter, Biotech Unit 2 and Space Repetition number 2. Space Repetition number 2. सो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में मेजरली पार्ट आता है एग्रीकल्चर और मेडिसिन का। अब इसमें भी हम और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली एग्रीकल्चर, मेडिसिन, वेस्ट ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन और एनर्जी प्रोडक्शन। पहला एग्रीकल्चर मतलब कि हम यहाँ पे जीएमसी का यूज़ करेंगे। जीएमसी क्या है? ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और मेडिसिन की बात करूँ तो मेडिसिन में आ जाएगा बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोथेराप्यूटिक्स और डायग्नोसिस। बायोफार्मास्यूटिक्स में आ जाएंगे ड्रग्स, मेडिसिन प्रिपेयर्ड यूजिंग जीएमओज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बायोथेराप्यूटिक्स यूज फॉर थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। बेसिकली इसमें वो सारी की सारी मेडिसिन, वो सारी दवाइयाँ जो कि किसी भी टाइप के डिजीज़ और किसी भी टाइप की जो थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कोई भी जीन थेरेपी, बहुत सारी जो भी हैं उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। उसमें वो उस सेक्टर को हम बोलते हैं, उस सेक्टर को बोलते हैं, उस कैटेगरी को बोलते हैं बायोथेराप्यूटिक्स। डायग्नोसिस में जो भी पीसीआर, एलाइजा, अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोरेमेडिएशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी भी टाइप के पॉल्यूशन को करेक्ट करना, जैसे कि सॉइल के पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन आपका, ठीक है, इन सब टाइप के जो भी पॉल्यूशंस हो गए, एयर पॉल्यूशन है, तो उस चीज़ को हम, उस प्रोसेस को बोल देंगे बायो रेमेडिएशन। और एनर्जी प्रोडक्शन वही गोबर गैस और गोबर, ये तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो चैप्टर में ज़्यादा है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये बॉटनी में है पूरा का पूरा भर के, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहाँ पे सारी बातें हैं बायोगैस, गोबर गैस की। नंबर 3, क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ इन बायोटेक। क्या क्या क्रिटिकल रिसर्च एरियाज यहाँ पे रिसर्च चलती है मेनली? तो फर्स्ट, फाइंडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म विच इज़ अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। सेकंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कैटलिस्ट टू वर्क। थर्ड इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फर्स्ट ये कह रहा है कि हम हमेशा ढूंढने की उस खोज में लगे रहते हैं कि कोई बेस्ट कैटलिस्ट हमें मिल जाए किसी भी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, जो कि एक माइक्रोब या प्योर एंजाइम हो। और सेकेंड चीज़ कि ऑप्टिमम कंडीशंस फिर हम उसके बारे में पता कर सकें और फिर उसे सेट कर सकें। ये हो गया वो जो कैटलिस्ट हमने अब अभी जो बेस्ट कैटलिस्ट है, मान लो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, हमें मिल गया। अब उसके बारे में ऑप्टिमम कंडीशंस वो किस में सूटेबल है वो पता करना और वो उसके लिए रेडी करना। थर्ड इज़ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वही हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, मार्केटिंग वाली चीज़ आ गई। देन वही इसके बारे में और आगे बात होगी लास्ट में। तो सबसे लास्ट स्टेप होता है बायोटेक का, सबसे लास्ट स्टेप बायोटेक एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब भाई एग्रीकल्चर में आखिर रियल इसका यूज़ क्या है बायोटेक एप्लीकेशन का, वो देखते हैं। तो देखो हमने ना बायोटेक का यूज़ करा था एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। अब क्या क्या तरीके हैं फूड प्रोडक्शन को बायोटेक की मदद से इंक्रीज़ करने के लिए? वो है यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब कि बेसिकली अभी मैं तुम्हें तरीके ही बता रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके होते क्या है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। पहला कि तुम हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ कर लो, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो भी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है जो कि करते हैं फार्मर्स, वो यूज़ कर लो, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा, बढ़ जाएगा फूड प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में करी गई है। नाउ थर्ड इज़ यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। अब यहाँ पे असली बायोटेक काम में आती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करो, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करो। चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इनसे इंस्पायर होकर इंडिया में एक बंदे थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ग्लोबली, इनसे इंस्पायर होकर MS स्वामीनाथन, जो कि फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में। और आखिर ज़रूरत क्या थी? अब कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई वजह होती है। अब आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया है तो उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न था जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी उस टाइम पे, उसकी वजह से हमें अपना फूड प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना था, वरना फिर लोग खाएंगे क्या? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ट्रिपलिंग फूड प्रोडक्शन स्टिल वॉजंट इनफ। NCERT में लिखिए ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन स्टिल वॉजंट इनफ, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड प्रोडक्शन तीन गुना हो गया था, 3 फोल्ड्स बढ़ गया था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया?
इनफ नहीं था वो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, मतलब कि पॉपुलेशन इस रेट से उस टाइम पर बढ़ रही थी, वो इनफ नहीं था। लेकिन चलो अभी हम उस बात को छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो 3 गुना फूड प्रोडक्शन बढ़ा, ये बढ़ा कैसे। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बेटर इरीगेशन मशीन्स, क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, एंड थर्ड इज इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़। अब नीट में इससे क्वेश्चन पूछते हैं, पता है वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं मेन रीज़न बताओ, मेन रीज़न, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि मेन रीज़न साफ साफ, और ये जो शुरू के मैंने अभी 2 बोले ये है मेन। जो थर्ड रीज़न है इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न है तुम्हारे भाई जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, वो यहाँ पे मेन रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में पूछा भी जा चुका है, अलग से लिख के मेन रीज़न वाला, ये ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आखिर इनकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं अगर मैं कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ करता हूँ, उसके आखिर मुझे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उससे। फर्स्ट इज़ कैन टॉलरेट एनी एबायोटिक स्ट्रेस, टेम्परेचर का, पीएच का, सैलिनिटी, कोई भी ऊपर नीचे होगा, कभी बहुत ज़्यादा है उस वो भी वो टॉलरेट कर पाएगा, पीएच बहुत ज़्यादा कम है वो भी कर पाएगा, सैलिनिटी हाई सॉइल कंसनट्रेशन है वहाँ पे उस सॉइल में वो टॉलरेट कर पाएगा। एंड सेकेंड इज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बहुत बढ़ जाएगी ऑब्वियस सी बात है। रिड्यूस्ड रिलायंस डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, मेक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, बीटी कॉटन, ये आगे पढ़ेंगे। बेटर और इंक्रीज मिनरल यूजेज फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट। अब इस पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा नहीं है ना, लेकिन एनसीईआरटी में पॉइंट तो लिखा है कि रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, तो यहाँ पे बेसिकली मैम ने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टमाटो। फ्लेवर सेवर टमाटो आखिर क्या चीज़ है, बेसिकली उस टाइम पे हो क्या रहा था, जो फार्मर्स यहाँ पे जो है टमाटर का जब प्रोडक्शन कर रहे थे तो वो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ थी, जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत कम थी। अब क्या हो रहा था उससे, वो बहुत आसानी से सड़ जा रहे थे, मतलब कि हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में टमाटर बना लिए जैसे कि, लेकिन जब हम उसे स्टोर कर रहे हैं तो यार वो बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं, पक जा रहे हैं, बेसिकली राइप हो जा रहे हैं। तो यार एक काम करते हैं, फिर हमने सोचा जो जीन ये रैपनिंग करवाता है टमाटो के अंदर उसे ही साइलेंट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, जीन दैट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवर राइपनिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। आखिर अब वो जीन कौन सा था, पॉलीगैलेक्टिरोनेज जीन था। क्या था, पॉलीगैलेक्टिरोनेज जीन था। उसे बेसिकली यहाँ पे हमने साइलेंट कर दिया था और अब वो ओवर राइपनिंग की दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमने इसका नाम रखा था फ्लेवर सेवर टमाटो, क्योंकि अब वैसी बात है अपने फ्लेवर को सेव कर रहा है ना ज़्यादा पक्के, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड था बिल्कुल। तो देखो ये जो 6 पॉइंट था, मतलब यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखा है इस एग्जाम्पल ने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, विच इज़ रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। देन 7th पॉइंट इज एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है देखो मैंने क्या करा, शुरू से बताता हूँ। डैफोडिल एक प्लांट होता है, हाँ डैफोडिल प्लांट होता है, उसके अंदर एक जीन मिलता है, कौन सा जीन, बीटा कैरोटीन जीन। उससे क्या होता है अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये समझो मैंने इसे निकाला है और एक राइस की नॉर्मल प्लांट के अंदर कैसे डाला। बीटा कैरोटीन जीन को बेसिकली कट करा मॉलिकुलर सीजर से, और एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन आता है जिसके बारे में हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बायोटेक प्रिंसिपल प्रोसेस से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन द बेस्ट वेक्टर इन प्लांट्स। इसका टीआई प्लाज्मिड लिया और लाइगेज के थ्रू बेसिकली दोनों को ज्वाइन कर दिया, बीटा कैरोटीन जीन ज्वाइन हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा यहाँ पे फाइनली बन चुका है। अब इसे एक काम करो, इसे इंसर्ट कर दो। वो जो नॉर्मल वाली राइस की वैरायटी थी मेरे पास वो अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे उसके अंदर का विटामिन ए का जो कंटेंट था वो इंक्रीज़ करना था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बीटा कैरोटीन जीन के बारे में। बीटा कैरोटीन जीन एक प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, मतलब ये कि बीटा कैरोटीन जीन आगे जाके अल्टीमेटली वो फॉर्म करता है विटामिन ए, प्रिकर्सर बोलते हैं बीटा कैरोटीन जीन को विटामिन ए का। इन सर्टेन नॉर्मल राइस ग्रेन वैरायटी प्लांट फॉर्म सिंथेसाइज बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए इवेंचुअली फॉर्म विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए एंडिशमेंट वाला जो राइस था, इसलिए हम इसे गोल्डन राइस बोला, हमने इसे गोल्डन राइस।
तो ये हमने देखो ऐसे बना लिया, मतलब ये 7th पॉइंट था एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, इस एग्जाम्पल ने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हमने एक नॉर्मल राइस की जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो कितनी हद तक इंक्रीज़ कर दी, उसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट कितना ज़्यादा बढ़ा दिया एज़ कम्पेयर टू देयर नॉर्मल स्पीशीज़। बीटी कॉटन, थोड़ा सा बीटी कॉटन इसमें बता देता हूँ, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में है डिटेल में। बीटी कॉटन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बेसिकली एक हमने बनाया था। जैसे कि मान लो ये प्लांट है कॉटन का, उस पर ये वाली जो कॉटन है ये फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल है, ये डैमेज कॉटन बॉल है। डैमेज कैसे हुई, एक आता है इंसेक्ट कॉटन बॉल वर्म, उसने अटैक करा इसलिए डैमेज हो गई थी। अब इसी प्लांट के ऊपर, इस प्लांट की लीफ के ऊपर बेसिकली एक बैक्टीरिया मिला मुझे, बैसिलस thuringiensis, तो बीटी मैंने उसका नाम रख दिया शॉर्ट फॉर्म। फाउंड ओकेजनली ऑन प्लांट्स। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है लाइन, ये बता रही है कि हर प्लांट पे तुम्हें बीटी नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ प्लांट्स पर ही बीटी मिलेगा, मतलब सारे प्लांट्स पे नहीं मिलता नहीं। तो मैंने जब देखा कि जिन जिन प्लांट्स पे बीटी मिल रहा था वहाँ पे ये कॉटन बॉलवर्म मर जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये करा कि जो इसकी सबसे पहले मैंने इसके बारे में डिटेल स्टडी करी ऑब्वियसली। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ कॉटन बॉलवर्म्स इंसेक्ट फीड ऑन दिस प्लांट एंड ईट्स द बैक्टीरिया इट डाइज। यही मैंने बोला कि जैसे वो इसे खा रहे थे बीटी को, जो इंसेक्ट था हमारा कॉटन बॉलवर्म वो मर जा रहा था। अब क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था डिटेल में, उसके अंदर जाके क्या होता है, ये होता क्या है, वो आगे लेक्चर में पढ़ते हैं हम। Okay, so let's start our next lecture. Of BT cotton, what exactly is present inside Bacillus thuringiensis that kills cotton bollworm? आखिर उस बीटी के अंदर होता क्या है जो कि उस कॉटन बॉलवर्म को किल कर देता है, वो देखते हैं। देखो उसके अंदर एक क्राइजीन होता है, क्राइजीन, वो क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम हमने रख दिया क्राई प्रोटीन। अब ये पहली बात, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं इस प्रोटीन के। क्रिस्टलाइज प्रोटीन होता है, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा किसके अंदर, इसी बीटी के अंदर, लाइक शुगर क्रिस्टल्स, बिल्कुल। फॉर्म्ड इन दिस एट अ पर्टिकुलर फेज ऑफ इट्स ग्रोथ। अब ये वाली जो बात लिखी है, मैंने इस पर भी क्वेश्चन देखा था, याद आ गया मुझे कि वहाँ पे जैसे कि उस क्वेश्चन में क्या करा था उन्होंने, यहाँ पर्टिकुलर की जगह उन्होंने लिख दिया था एनी, कि बीटी में किसी भी उसके लाइफ साइकिल में किसी भी फेज़ में ये जो क्राई प्रोटीन है बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, इसी पर्टिकुलर फेज़ में बनता है, पर्टिकुलर फेज़ में बनता है क्राई प्रोटीन। एंडोटॉक्सिन होता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली फॉर्म होता है, इसलिए एंडोटॉक्सिन हमने बोल दिया। प्रोटॉक्सिन होता है, मतलब प्रोटॉक्सिन का मतलब बीटी के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इनएक्टिव बोलूँ या प्रिमिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म में कब होगा वो अभी आगे बताता हूँ, एक्टिव फॉर्म में कब होगा। मुझे तो अभी एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है बेसिकली, तो मैंने क्या करा, मैंने बीटी कॉटन ली, उसका जीन कट करा, टीआई प्लाज्मिड लिया, ऑब्वियस सी बात है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन की ही बात करूँगा, जब भी प्लांट्स की बात करूँगा उसमें मुझे वेक्टर भेजना होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इंसर्ट इन कॉटन प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया क्राई जीन। अब ये क्राई प्रोटीन्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ये इंसेक्ट कॉटन बॉल वॉर्म के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इस प्लांट पे अटैक करेगा, वो इसे जब खाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बीटी भी उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, इनसाइड बॉडी ऑफ इंसेक्ट। अब उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, ये तुम्हारा कॉटन बॉल वॉर्म के मिडगट है, उसके मिडगट की ये सेल्स जो हैं, जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं ऑफ मिडगट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट दीज प्रोटीन्स गेट एक्टिवेटेड। अब जो मैंने तुम्हें बताया था ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है बेसिकली तुम्हारा क्राई प्रोटीन, ये इसके मिडगट के अंदर जाके वो एक्टिव हो जाते। क्यों, अल्कलाइन पीएच मोर देन 7 जब दिखती है इसे तो ये अपने आप एक्टिव फेज में आ जाते हैं, एक्टिव टॉक्सिन और कॉजेस। और देखो ये ना सबसे पहले क्या करता है, एक क्वेश्चन मैंने उसमें देखा था, उसमें तो डायरेक्ट स्टेप्स ही पूछ लेते इसके, सच में मतलब इसके स्टेप्स ही पूछ लेते कि
कॉटन बॉल वॉर्म या इंसेक्ट के अंदर जाके आखिर सारी डिटेल में स्टेप्स क्या हैं ऑर्डर में, तो वो पूछ ली थे। तो ऑर्डर में मैं बता देता हूँ, वैसे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है याद कर लिया था मैंने। तो बेसिकली जैसे कि प्रोटॉक्सिन सबसे पहले उसके मिडगट के अंदर क्या, तो सबसे पहले वो सॉल्युबलाइज हुआ, सॉल्युबलाइज होने के बाद उसने पोर्स क्रिएट करे तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर। अब पोर्स क्रिएट करे तो बाकी सारा जितना लिक्विड था उसी की, मतलब समझ रहे हो तुम ये चीज़, फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग एंटर सेल, उसी बंदे का इंसेक्ट के ही मिडगट का जो सराउंडिंग में फ्लूइड है, जो भी उसके बॉडी फ्लूइड है, उसी सेल्स के अंदर जाएगा, उसी सेल्स के अंदर एपिथेलियल सेल्स के अंदर जिसमें पोर्स क्रिएट हो गए हैं, और वो सेल फिर स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी और फट जाएगी। अब जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है इवेंचुअली वो इंसेक्ट मर जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चॉइस ऑफ क्राइजीन डिपेंड्स अपॉन द पेस्ट एंड क्रॉप। ये नहीं कि कोई सा भी क्राइजीन किसी भी पेस्ट में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि ये डिपेंड करता है कि कौन से पेस्ट के अगेंस्ट तुम इसे यूज़ करना चाह रहे हो और कौन सी क्रॉप में तुम इसे यूज़ करोगे, किस क्रॉप में डालोगे बेसिकली तुम इसे क्राइजीन को। क्राई 1 AB अब एनसीईआरटी में लिखा है, क्राई 1 AB कॉर्न बोरर के लिए और क्राई 2 AB क्राई 1 AC। देखो क्राई 1 AB कॉर्न बोरर, क्राई 2 AB क्राई 1 AB कॉर्न बोरर, क्राई 2 AB कॉटन बॉलवॉर्म और क्राई 1 AC ये भी कॉटन बॉलवॉर्म, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। नाउ थर्ड इज फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा। अब देखो ये क्राई प्रोटीन्स कुछ ऑर्डर्स के लिए जो टॉक्सिक होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहली बात तो फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा, देन क्लास इनकी आएगी इंसेक्टा। ऑर्डर्स, अब ऑर्डर सुन लो कौन कौन से ऑर्डर्स के लिए बेसिकली ये नुकसान पहुँचाएगा, नहीं मारेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहला है लेपिडोप्टेरेंस, दूसरा है कोलियोप्टेरेंस, तीसरा है डिप्टेरेंस। अब इनमें कौन कौन सी इंसेक्ट आ जाएंगे बेसिकली, लेपिडोप्टेरेंस में आ जाएगा टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉल वर्म और कॉर्न बोरर। बेसिकली ये सारे के सारे लेपिडोप्टेरेंस में आ जाएंगे। कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स आ जाएंगे और डिप्टेरेंस में मॉस्किटो और फ्लाइज आ जाएंगी। ठीक है, डिप्टेरेंस में मॉस्किटोज और फ्लाइज आ जाएंगी। RNAi एक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल प्रोसेस। RNAi बोलो, इसे RNA इंटरफेरेंस बोलो या mRNA साइलेंसिंग बोलो, इसमें ही हम पढ़ेंगे डिटेल में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, मतलब इससे पूरा सवाल भी पूछा जाता है एकदम नीट में, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस के सवाल। तो एक बार सेंट्रल डॉग में हमने यहाँ पे ऐसे ही बताया था थोड़ा बहुत समझाने के लिए। वैसे तो क्या ही बताना है इस चैप्टर में सेंट्रल डॉग में, मॉलिकुलर बेसिस में भाई साहब पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। DNA रेप्लिकेशन करा, ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बना, सेंस mRNA, ट्रांसलेशन गई, प्रोटीन बना। इन जीन साइलेंसिंग mRNA नीड्स टू बी साइलेंट डन बाय टेकिंग डबल स्ट्रैंडेड RNA नो प्रोटीन। बेसिकली जीन साइलेंसिंग में हम क्या करते हैं, हमारा एक ही मकसद रहता है mRNA को कैसे ना कैसे करके साइलेंट कर दो। मतलब इसका मतलब ये है वो प्रोटीन फॉर्म ना कर पाए, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाए। ऐसा कौन कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA, और वो डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोटीन फॉर्म नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स एज अ मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सेलुलर डिफेंस। क्या बोला है, यूकैरियोट्स में तो ये नेचुरली होता है। कौन कौन से यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोट्स में, सारे के सारे यूकैरियोट्स में RNAi जो मेथड होता है ये नेचुरली होता है। किस काम के लिए, अपने सेलुलर डिफेंस के लिए, किसी से बचने के लिए। अब वो कैसे बचते हैं वो तो जब ही समझ आएगा जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी RNAi को अभी करा है मैंने। हेयर द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री mRNA इज थ्रू इन्फेक्शन ऑफ RNA वायरस और ट्रांसपोजॉन्स जंपिंग जीन्स दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट। ज़्यादा दिया नहीं है ट्रांसपोजॉन्स के बारे में, बट फिर भी मैं बताऊंगा। ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं दिया एनसीईआरटी में।
बोला कि यहाँ पे जो सोर्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री mRNA की। अभी कॉम्प्लीमेंट्री तो चाहिए mRNA, ऑब्वियस सी बात है, टीएसआरएनए बनाना है, तो इन्फेक्शन करवाना पड़ता है आरएनए वायरस के थ्रू या फिर ट्रांसपोजॉन्स जो कि जंपिंग जीन्स होते हैं। बेसिकली ये इनका नाम ही एक्सप्लेन करता है, पता है, ये सच में ही जंप करते हैं, सच में, इसलिए इनका नाम जंपिंग जीन्स रखा है। ये जंप करते हैं और लिटरली जंप करते करते एक टाइप का इनका प्रोसेस होता है अपना ट्रांसपोजॉन्स का। ये आरएनए फॉर्म कर लेते हैं ट्रांसपोजॉन्स आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू, या फिर ये कर दो, या तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा आरएनए वायरस, और ज़्यादातर हम आरएनए वायरस को ही यूज़ करते हैं, मतलब हमें करना है तो ठीक है, बाकी नेचुरली तो दोनों ही हो सकते हैं, कोई सा भी। उससे पहले हम एक चीज़, ये पहले एक माहौल बनाने के लिए यहाँ पे मैम ने पहले ही बताया था, मतलब कि जैसे कि मान लो मेरे पास टोबैको प्लांट है जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट मुझे बनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है नॉर्मल टोबैको प्लांट, ठीक है, नॉर्मल है, इसकी रूट्स है, इस पर इन्फेक्शन हो चुका है। किसने करा है इन्फेक्शन? एक नीमाटोड होता है, हाँ, नीमाटोड भी मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया वाला, ये भी स्पेसिफिकली हमने लिया क्योंकि यही है जो रूट नॉट डिजीज़ करेगा इस टोबैको प्लांट की रूट्स में, रूट नॉट डिजीज़। चलो अब नीमाटोड क्या करता है, कैसे करता है, इसके अंदर क्या चीज़ें रहती हैं, मतलब कि आरएनएआई, इसी से ही हम समझेंगे इसी चीज़ को लेके। तो देखो एक चीज़ समझो, ये है नीमाटोड के अंदर की कहानी। इसका ये है डीएनए, इसने सेंस एमआरएनए फॉर्म करा और प्रोटीन्स फॉर्म हुए, प्रोटीन्स विच इज़ एसेंशियल फॉर फीडिंग एंड सर्वाइवल ऑफ नीमाटोड। ये प्रोटीन्स कुछ ऐसे हैं जो कि उसके फीडिंग के लिए, उसकी खुद के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ सोचा कि मैं ये प्रोटीन से अगर ना बनने दूँ तो क्या होगा, आखिर इस नीमाटोड का, इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। अब चलो वही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस आरएनएआई का। तो देखते हैं, जैसे कि ये है प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, nematode specific gene is introduced in tobacco plant in such a way that it can produce both sense and antisense mRNA। क्या बोला मैंने? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का मैंने यूज़ करा और नीमाटोड स्पेसिफिक जीन ही डाला मैंने इस प्लांट सेल के, मैंने ही डाला है इस प्लांट सेल के अंदर, और डीएनए कुछ ऐसे डाला है कि वो सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप के एमआरएनए फॉर्म कर पा रहा है। सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप के, सिर्फ सेंस नहीं, दोनों टाइप के एमआरएनए फॉर्म कर पा रहा है, दोनों टाइप के, एंटी सेंस भी और सेंस भी। अब ध्यान से सुनना, क्लीव्ड इनटू एसआईआरएनए बाय डाइसर। अब नेचुरली एक प्लांट के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, जैसे कि ये जो सेल्स होती हैं ये अपने अंदर ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बनने देंगी किसी और का। तो क्या हुआ यहाँ पर आया डाइसर, डाइसर ने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही तोड़ दिया टुकड़ों में। क्या बात कर रहे हो, हाँ, इन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। अच्छा, टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे कि मान लो 4 टुकड़े हो गए यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है उन चारों टुकड़ों में सेंस और एंटी सेंस दोनों ही है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो चुका है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में, एसआईआरएनए बोलेंगे हम इन टुकड़ों को जो है, एसआईआरएनए। रिकॉग्नाइज्ड रिस्क टू इट, रिकॉग्नाइज रिस्क दैट बाइंड टू इट। बेसिकली अब रिस्क आया, रिस्क क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसका काम भी ऐसा ही है जैसे इसका नाम है। इसने अपने अंदर उन दोनों को पकड़ लिया, मतलब कि जो यहाँ पे बेसिकली मैं जिन्हें टुकड़े बोल रहा था एसआईआरएनए, जिनमें सेंस और एंटीसेंस दोनों थे, उससे पकड़ लिया। अब ये क्या काम करता है रिस्क, इसका यही तो है अपना मतलब मेन, बहुत तगड़ा काम करता है। रिस्क डिस्ट्रॉयज और क्लीव्स द सेंस एमआरएनए, ये सेंस एमआरएनए को तोड़ देता है पूरी तरीके से। कौन से एमआरएनए को, एंटी सेंस नहीं, सेंस एमआरएनए को तोड़ देता है पूरी तरीके से। अब मान लो यही प्लांट को, अब वो नीमाटोड आया,
ऑब्वियस सी बात है, उसने अटैक करा इस प्लांट पर। फिर जब उसने अटैक करा इस प्लांट सेल के अंदर, ये जो रिस्क था, रिस्क कौन सा वाला, इसके अंदर सेंस है हमारे नहीं सेंस, तो उसने क्लीव कर दिया, इसके अंदर एंटी सेंस है। अब क्या हुआ, यही रिस्क उसकी नीमाटोड की बॉडी में अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद अब ऑब्वियस ही बात है, नीमाटोड के बॉडी के अंदर उसके डीएनए के बनाए, उसके डीएनए ने जो सेंस एमआरएनए बनाया है, वो ऑब्वियस ही बात है उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा। अब ये क्या करेगा, याद करो पहला स्टेप जो मैंने एक लाइन बोली थी, कौन सा पहला स्टेप, पहला स्टेप एकदम, मैंने प्लांट सेल के अंदर नीमाटोड स्पेसिफिक जीन डाला था। तो यही बहुत इसकी प्यारी चीज़ है, मैंने जानबूझ के नीमाटोड स्पेसिफिक जीन डाला था, ताकि जब रिस्क एंटीसेंस एमआरएनए के साथ एंटर करे नीमाटोड की बॉडी के अंदर, तो जो नीमाटोड का सेंस एमआरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ले। अब यार अगर तुम्हें सही में मज़ा चाहिए ना, अगर इसका मतलब और ज़्यादा गहराई में एकदम तुम्हें एकदम अंदर तक अपने खून में ये बात चली जाए, तो मॉलिकुलर बेसिस भी जिससे आना चाहिए, मतलब जो बॉटनी में है वो चैप्टर, तो भाई साहब जेनेटिक्स वही नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, तो इसलिए उसमें और मज़ा आएगा। अगर उसे पढ़ने के बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो भाई साहब सातवें आसमान पहुंच जाओगे तुम, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। और अब ये रिस्क के अंदर जो एंटीसेंस एमआरएनए है, अब इसके अंदर सेंस एमआरएनए आ गया है नीमाटोड का, जिसका काम तो आगे प्रोटीन बनाने का था, और वो प्रोटीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने तुम्हें बोला कि रिस्क सेंस एमआरएनए को क्लीव कर देता है। अब इसके अंदर सेंस एमआरएनए चला गया उस नीमाटोड का, अब इसने उसे भी क्लीव कर दिया। अब वो जितनी बार डीएनए कुछ भी रेप्लिकेशन कर ले, ट्रांसक्रिप्शन कर ले, और कितना ही सेंस एमआरएनए बनाता जाए, ये नहीं रुकने वाला रिस्क, ये बार बार उससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता रहेगा, और ख़त्म। The risk with antisense is complementary to sense mRNA of nematode. Double stranded RNA forms risk break sense mRNA no protein, वो प्रोटीन ही नहीं बना, बताओ। तो ये था पूरा कंसेप्ट इस RNAi बोलो, RNA इंटरफेरेंस बोलो, या mRNA साइलेंसिंग बोलो। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमने आरएनए पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में, जीन साइलेंसिंग में। अब देखो, फॉर ट्रीटिंग, किसको ट्रीट करा था, बेसिकली टोबैको प्लांट्स को करा था। किसकी वजह से क्या हो गया था, उससे रूट नॉट डिजीज़ हुई थी। किसके अगेंस्ट, नीमाटोड मिलाडोकाइन इनकॉग्निशा के अगेंस्ट। वेक्टर क्या यूज़ करा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, यूजिंग दिस नीमाटोड स्पेसिफिक जीन इन प्लांट। जीन साइलेंसिंग में कौन यूज़ होता है भाई, इस पे तो 3 स्टार्स लगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीन साइलेंसिंग में कोई भी पूछ ले कि हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली हमने यूज़, मतलब क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही जाएगा, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम जो आरएनएआई को स्टार्ट करने के लिए, जो इनिशिएट करने के लिए चीज़ लाए थे, वो प्लांट सेल के अंदर में डीएसआरएनए ही लाया था, तब जाके वो एंटीसेंस और सेंस में एमआरएनए उसने आगे जाके फॉर्म करा था। तो इनिशिएट करने के लिए तुम्हें डीएसआरएनए लाया ना, और वहाँ पे बना ना डीएसआरएनए, सेंस और एंटीसेंस जब एक साथ मिक्स थे तभी तो वो बना डीएसआरएनए डीएसडीएनए से। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये इंपॉर्टेंट था। फिर एसआईआरएनए में कन्वर्ट हुआ, डाइसर ने तोड़ा था, फिर रिस्क ज्वाइन हुआ, रिस्क ने सेंस को क्लीव कर दिया, नीमाटोड के बॉडी के अंदर गया, नीमाटोड का सेंस एमाइन को क्लीव करा, प्रोटीन नहीं बना, तो ख़त्म। वो पूरा रिवाइज भी करवा दिया मैंने एकदम। एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाने के लिए, जीन थेरेपी के लिए, और मॉलिकुलर डायग्नोसिस के लिए देखेंगे आगे डिटेल में। वर्ल्ड वाइड टिल डेट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स आर मार्केटेड, आउट ऑफ विच करंटली 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। बेसिकली इन द वर्ल्ड वाइड आज की डेट में, वैसे पुराना डाटा है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही है, एनसीईआरटी में पुराना डाटा लिखा है फालतू 30, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वही हमें मानना पड़ेगा। टिल डेट देखें तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स अभी तक बन चुके हैं बेसिकली, और मार्केट किए जाते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में करंटली अभी 12 हैं। ग्लोबली मॉडिफाइड इंसुलिन, ये भी टॉपिक अच्छा है, ग्लोबली बोल रहा हूँ मैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। डायबिटीज़ मेलाइटस, देखो पहली बात तुम समझो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में थोड़ा। टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 किसके लिए, यंग एज के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यंग एज में हो जाता है बेसिकली बच्चों को।
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ना ना ना, ये नहीं है कि डायबिटीज़ है तो वो है, नहीं, वो चीज़ नहीं। टाइप 1 में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें अपनी ही एंटीबॉडी, जिसको क्लास 11th याद है उसे याद होगा, पेनक्रियास की बीटा सेल्स, जो आइलेट्स, पेनक्रियास के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होता है उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। अब डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 में उस यंग बंदे के अंदर जो उसकी खुद की एंटीबॉडीज़ है जो फॉर्म हुई हैं वो बेसिकली उस बीटा सेल्स को फ़ौरन मारने लगती हैं और उस पर ही अटैक कर देती हैं। अब एक बात बताओ, जब तुम बीटा सेल्स पे अटैक करोगे तो इंसुलिन तो बन ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए यही रीज़न है कि वहाँ पे इंसुलिन फॉर्म नहीं हो पाता। ये मत सोचना कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए हम इसे बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट। ऑब्वियस सी बात है, जुवेनाइल का खुद ही मतलब होता है कि यंग एज को डिटरमाइन करता है जुवेनाइल वर्ड, इसलिए हम इसे बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। ये हो गया टाइप 1। अब टाइप 2, ये है टाइप 2 जो तुम सोचते हो डायबिटीज़ का नाम सुन के, जो रीज़न तुम सोचते हो दिमाग में, ये वही रीज़न है। ओल्ड एज, अडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, prolonged increased blood glucose in the blood vessels. Insulin works to reduce this by binding to its receptor, but due to the above condition insulin receptor become insensitive. बेसिकली होता क्या है, बॉडी में बहुत ज़्यादा रहते, पहले तुमने ये समझो, पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, एक सेकेंड पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं, आखिर एक नॉर्मल बंदे की बॉडी में कैसे रेगुलेट होता है बेसिकली उसका ब्लड ग्लूकोज। वैसे ये सारी बातें डिटेल में क्लास 11th में हैं, बट ठीक है फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे कि मान लो एक नॉर्मल बंदे की बॉडी में ग्लूकोज है, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इंसुलिन आया, इंसुलिन कैसे रेगुलेट करेगा, इंसुलिन क्या करता है बेसिकली, जो तुम्हारे नॉर्मल बॉडी की सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ गेट्स लगे होते हैं, कुछ गेट्स लगे हैं, उन गेट्स को इंसुलिन खुलवाता है उस बॉडी सेल्स के रिसेप्टर से बाइंड करके। अब गेट खुलवा दिया, उससे क्या होगा, वैसे उस गेट का नाम है ग्लूट4, गेट का नाम भी सुन लो, ग्लूट4 डोर है ना, ग्लूट4। उसके थ्रू ये ग्लूकोज को उस सेल के अंदर, बेसिकली इंसुलिन क्या काम करता है ना, ये ज़बरदस्ती जैसे मुंह में एकदम खाना नहीं घुसाते किसी के बंदे के अंदर, ये बिल्कुल वही काम करता है। ये ज़बरदस्ती सेल्स को कहता है कि लो खाओ इसे और यूज़ करो, यूटिलाइज करो इसे, ये कहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस बंदे के अंदर, या यहाँ एक बंदा है जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 है। ये क्या है, इसके बॉडी में क्या चल रहा है, इसके बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं उन बॉडी सेल्स के, मैंने अभी एक नॉर्मल बंदे का सिनेरियो बता दिया। अब जिस बंदे को है आखिर टाइप 2, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी सेल्स की, जो मैंने बताया जहाँ से इंसुलिन बाइंड करता, वो ही इनसेंसिटिव हो गए। मतलब इंसुलिन जब बाइंड कर रहा है तब भी स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं, तब भी ग्लूट4 डोर्स नहीं ओपन हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें ये मत समझना कि इंसुलिन की कमी है, नहीं, मैं डायबिटीज़ मेलाइटस की बात कर रहा हूँ, मेलाइटस, इंसुलिन की कमी नहीं है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, इसलिए मैं ये लाइन बोल रहा हूँ ताकि ये लाइन याद रहे, ठीक है। इंसुलिन की कमी नहीं है टाइप 2 बंदे में, ठीक है। इंसुलिन की कमी तो टाइप 1 में थी, यंग एज वाले में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वहाँ पे तो बनी ही नहीं पा रहा था, बीटा सेल्स को ही तुमने वो कर दिया था अटैक। यहाँ पे रिसेप्टर इंसेंसिटिव हो गए, वो स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा है बेसिकली। चलो, इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बता दिया मैंने। एज अ प्रो हार्मोन, बेसिकली नॉर्मल बॉडी के अंदर एक प्रो हार्मोन की तरह बनता है जो कि इमेच्योर है। इसके अंदर 3 चेनें होती हैं प्रोटीन की, कौन कौन सी चेन, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ए चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 21 अमीनो एसिड्स। सी चेन में कितने होते हैं, 31 अमीनो एसिड्स। और बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और प्रीमेच्योर होता है जब प्रो इंसुलिन होता है, बेसिकली उसकी प्रिमिटिव फॉर्म होती है इंसुलिन की, जो फॉर्म होती है उसमें 3 चेन्स होती हैं। लेकिन जब मैच्योर इंसुलिन बनता है तो उसके अंदर जो सी चेन होती है वो गायब हो जाती है, वो बेसिकली उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, केवल और केवल ए चेन और बी चेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है।
तो एक चेन बेसिकली जो फालतू थी वो यहाँ पे रिमूव हो गई, एक्स्ट्रा चेन भी बोलते हैं उसे, जो प्रिमिटिव फॉर्म में थी, ठीक है। अब ए चेन और बी चेन फिर ज्वाइन हो गई डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। चलो, अब अर्लियर टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड किल्ड कैटल्स एंड पिग्स। पुराने टाइम में वैसा जो भी डायबिटीज़ वाले बंदे थे उन्हें इंसुलिन देने के लिए बेसिकली हमने जो स्लॉटरिंग हाउसेस में जो तुम्हारे स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स होते हैं उनके बॉडी से निकाला हुआ, उनके पैंक्रियास से हम बेसिकली इंसुलिन निकालते थे और उनकी बॉडी में डालते थे। लेकिन क्या हो रहा था, ह्यूमन में एलर्जी डेवलप हो जा रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ॉरन हो जाएगा। वैसे अगर किसी और बंदे का डालूंगा तो वो भी फ़ॉरन है, बट एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी ह्यूमन का ही ह्यूमन में डालता हूँ और अगर मैं किसी पिग का ह्यूमन में डालता हूँ, लार्ज गैप है ना। इसलिए ह्यूमुलिन, फिर हमने क्या करा, ह्यूमुलिन बनाया। ह्यूमुलिन क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन जो हमने बनाया। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया था 1983 में, कंपनी थी अमेरिका की एली लिली कंपनी। तो एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका। मेन चैलेंज क्या था, अच्छा इसे दिक्कत कहाँ आ रही थी इस कंपनी ने इमेच्योर फॉर्म तो बना ली थी, हाँ प्रो फॉर्म तो बना ली थी इंसुलिन की, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी इस कंपनी के जो भी साइंटिस्ट रहेंगे, वो जो एक्स्ट्रा चेन थी सी चेन, वो उसे हटा नहीं पा रहे थे। असेंबल द इंसुलिन टू मैच्योर फॉर्म, मैच्योर इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे। फिर क्या हुआ, दे मेड दिस पॉसिबल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट टेक, synthesize A and B chain separately in E. coli, joined them by disulfide bond in lab। फिर मेरे जैसा कोई समझदार बंदा वहाँ पे उठ के बोला उस कंपनी में कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इमेच्योर इंसुलिन बना ही क्यों रहे हो। फिर सब बोले क्यों, ये तो बनाना ही पड़ेगा तभी तो इससे आगे फिर मैच्योर बनेगा। फिर उसने बोला एक काम करो, क्या हो अगर मैं ए चेन और बी चेन को सेपरेटली बनाऊं और फिर उन्हें ज्वाइन कर दूं। ये लग रहा होगा अभी सिंपल आइडिया सुनने में, लेकिन उस टाइम पे तो खैर यार मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये जो काम करना है हमें रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये नया था उस टाइम पे बेसिकली, इसलिए ठीक है। तो लेकिन हमने फिर ये यूज़ करा, हमने ए चेन बी चेन को सेपरेट बनाया। तुम मैच्योर तो ही बनाना चाहते हो, मैच्योर में तो सी होती ही नहीं है, तुम इमेच्योर बनाओ ही मत, तुम डायरेक्ट ही मैच्योर बना दो। हम डायरेक्ट ही मैच्योर बना देते हैं। फिर हमने क्या करा, फिर हमने करा कि ए चेन को अलग फॉर्म करा, इकोलाई वीकोलाई जो भी प्रोसेस होती है तुम्हारी जीन क्लोनिंग जो इतना भी है, जीन ट्रांसफ़र जीन क्लोनिंग, ठीक है, और बी चेन को अलग बनाया और फिर वापस उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन कर दिया। लो बन गया तुम्हारा मैच्योर इंसुलिन। ऐसे इसने काम करा था, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या करेंगे, डिफेक्टिव जीन और डिलीटेड जीन को बेसिकली एक करेक्ट सेट ऑफ जीन से रिप्लेस करते हैं। हम देखेंगे एक केस देखेंगे, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल का, 1990 उसके 1990 था ईयर, आई डोंट नो 1990, हाँ शायद 1990 था। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, जीन थेरेपी। फर्स्ट टाइम क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू 4 ईयर ओल्ड किड। मैम ने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे फीमेल भी लिख दो भाई, एनसीईआरटी में फीमेल लिखा है, नहीं पता चले कि क्वेश्चन आ गया कि वहाँ पे बॉय कर दें और पूछ लें कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। आजकल तो भाई साहब मैंने ऐसे मतलब लिटरली ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा था, उन्होंने एली लिली जो कंपनी है ना, एली लिली जो कंपनी, भाई उसकी स्पेलिंग पूछ ली थी और ऑप्शंस में मतलब यार छोड़ो, किसी भी चीज़ से सवाल बन सकता है, एनीथिंग। हाँ, तो फर्स्ट टाइम क्लिनिकल जीन थेरेपी हमने दी थी एक 4 ईयर ओल्ड फीमेल चाइल्ड को 1990 में, जो कि सफ़र कर रही थी SCID से। SCID मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जो ADA जीन होता है बॉडी का, वो डिलीट हो जाता है उस पेशेंट की बॉडी के अंदर से
और एडीए जीन बनाता है एडीए एंजाइम एडिनोसिन डियामिनेज। सो एक नॉर्मल लिम्फोसाइट, अगर तुम एक आज मैं किसी भी एक नॉर्मल बंदे की लिम्फोसाइट निकाल लूँ उसके बॉडी के अंदर से, सो बेसिकली जब मैं उस पर स्टडी करूँगा तो मुझे उसके अंदर एडीए जीन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक डिफेक्टिव, एक मतलब एससीआईडी वाले पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट अगर निकालता हूँ तो उसके अंदर मुझे वो एडीए जीन देखने को नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ डिफेक्टिव लिम्फोसाइट। अब बस इसका ही तुम्हें ट्रीटमेंट करना है। बताओ भाई ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इन सच केसेस वन कैन फॉर्म, देखो देखो 3 तरीके हैं। पहला तो मतलब देखो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एडीए एंजाइम डायरेक्टली गिवन टू पेशेंट वाया इंजेक्शन। तुम क्या करो यार, डायरेक्टली दे दो ना इंजेक्शन के थ्रू, जो भी एडीए एंजाइम है वो डायरेक्टली दे दो। अब ये एडीए एंजाइम उस पेशेंट की बॉडी के अंदर एडीए जीन को बेसिकली बना देगा, एडीए एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम। हाँ ये भी कर दो यार, ठीक है। दूसरा मेथड सुनो, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक सूटेबल डोनर फाइंड करो, अब बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करवा दो उसकी सेल्स का, उस पेशेंट को दे दो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो तो सोर्स होती है ना सारी ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए, जो बोन मैरो के अंदर बेसिकली, ये भी 11th में बहुत डिटेल में है बट ठीक है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं वहाँ पे बोन मैरो के अंदर, बेसिकली जो रेड बोन मैरो होता है, 2 टाइप के होते हैं ना, रेड और येलो। तो रेड के अंदर हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं। ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी ब्लड सेल को फॉर्म करने की पोटेंसी रखती है। नहीं, बोथ आर नॉट। अब देखो, अब एक चीज़ सुनो, ये जो मैंने 2 मेथड बताए, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बेसिकली ये दोनों मेथड परमानेंट नहीं है। अच्छा परमानेंट नहीं है, नहीं, टेम्पररी है। बार बार करवाना पड़ेगा, बिल्कुल बार बार करवाना पड़ेगा। ओहो, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करें यार। अब तीसरा मेथड सुनो, मैंने एंट्री इसकी इतनी खतरनाक करवा दी कि तीसरा मेथड सुनो, लेकिन ये भी उसी थाली का है। लेकिन हाँ बताऊंगा मैं इसमें एक, इसमें उनसे एक अच्छी चीज़ है, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले मेथड समझ लो, पूरा मेथड समझ लेते हैं पहले, फिर एक लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में। डिफेक्टिव लिम्फोसाइट टेकन आउट एंड बेसिकली करते कैसे, एंड कल्चर आउटसाइड द बॉडी इन लैब। बेसिकली जो उस पेशेंट की बॉडी से सारे के सारे जो भी, तुम ऑब्वियस ही बात है जितने निकालने डिफेक्टिव लिम्फोसाइट उतने निकाल लो। अब फंक्शनल ADCDNA इज इंसर्टेड यूजिंग रेट्रोवायरस डिजार्म्ड इनटू लिम्फोसाइट। बेसिकली अब कल्चर कर लो उसे, कल्चर करने के बाद, कल्चर कर लिया बहुत सारे हो गए, अब उसके अंदर रेट्रोवायरस के थ्रू से इन्फेक्ट करवा दो। ऑब्वियस सी बात है डिजार्म्ड यूज़ करेंगे, कैसी बातें कर रहे हो, कैंसर थोड़ी करवाना है, सिंपल ठीक है, रेट्रोवायरस को यूज़ करो। उसके अंदर से ADCDNA, अब उसके अंदर कैसे डाला यार, क्वेश्चन बहुत पूछते हो तुम, वो आगे बताऊंगा मैं कि ADCDNA रेट्रोवायरस के अंदर कैसे डाला। अभी तुम ये सुनो कि रेट्रोवायरस ने ADCDNA जो मैंने उसके अंदर डाला था वो उसने लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया, जो कि डिफेक्टिव लिम्फोसाइट थी। तो दीज लिम्फोसाइट आर रिटर्न टू पेशेंट। अब मेरे पास बहुत सारी लिम्फोसाइट है जिसके अंदर जो एडीए जीन है वो जा चुका है। अब वापस इसे रिटर्न कर दो पेशेंट की बॉडी में, वापस डाल दो पेशेंट में, बस हो गई जीन थेरेपी, बस। अब सुनो, पहले वो बात सुनो जो मैं एक बात बता रहा था इसके बारे में। ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से अलग कैसे है? Gene therapy at this stage not a permanent solution because lymphocytes are not immortal. The needs to be performed periodically. If gene therapy performed in early embryonic stage, totipotent stem cells, every cell will have ADA gene. ADA important for proliferation of lymphocyte. Basically जीन थेरेपी तो यार, लेकिन अगर किसी एडल्ट के बंदे में करोगे, ऑब्वियस सी बात है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है वो, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेन चीज़ है जीन थेरेपी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है ये, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लो कोई बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में है, एम्ब्रियो स्टेज में, हाँ तुमने डिटेक्ट कर लिया, ऑब्वियस सी बात है डिटेक्ट तो हो ही जाता है, तुम एमनियोसेंटेसिस करवा लो। देखो 2 चैप्टर को मैंने लिंक कर दिया, एमनियोसेंटेसिस करवा लो, उससे तुम्हें पता चलेगा कि ये दिक्कत है। अब बेसिकली डॉक्टर क्या करेंगे, उसकी जीन थेरेपी कर देंगे। तो तब ऐसा क्या हुआ जो अब नहीं हो रहा,
डिफरेंस सुनो, तब ऐसा क्या हुआ जो अब नहीं हो पा रहा। एम्ब्रियो स्टेज के टाइम पर उसके अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पर टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। ये कौन सी स्टेम सेल्स हैं? ये भी स्टेम सेल्स हैं। ये तो तुम्हारी बॉडी की टोटल पोटेंशियल, इसका मतलब होता है, इसका वर्ड का मतलब है टोटीपोटेंट का टोटल पोटेंशियल। बेसिकली तुम्हारी बॉडी की जितनी सेल्स हैं उन सारी सेल्स को फॉर्म करने का बेसिकली पोटेंशियल रखती हैं ये। सो अब आइडिया है मेरे दिमाग में, मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर सेल्स को बेसिकली जीन थेरेपी यूज़ करता हूँ। मैं जीन थेरेपी का यूज़ करा। अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो एक अडल्ट वाले बंदे में मैं अब वहाँ पे जीन थेरेपी के थ्रू वो लिम्फोसाइट्स डाल जाता है जिसके अंदर एडीए जीन था, वो इमॉर्टल तो थी नहीं, तो कुछ टाइम तक वो चलेंगी। अब जब अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अडल्ट की बंदे में हो गई और इमॉर्टल तो है नहीं, वो मर जाएंगी। अब वापस से वो अडल्ट वाला बंदा मेरे पास आएगा, मैं वापस से उसकी जीन थेरेपी करूँगा, वो सब चलेगा। लेकिन एम्ब्रियो में क्या होता है यार, एम्ब्रियो में ना टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। जिस टाइप की लिम्फोसाइट्स मैंने जो भेजी हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है यार ये, मैं ऐसे कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है करूँगा। जिस टाइप की लिम्फोसाइट्स मैंने भेजी हैं उस एम्ब्रियो के अंदर, अब पता है मुझे टोटल पोटेंशियल स्टेम सेल्स होंगी, वो इन्हीं लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करवाएंगी। यार मतलब बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अब तुम कह सकते हो कि उस एम्ब्रियो की पूरी ज़िंदगी, मतलब कि अब जो बच्चा पैदा होने वाला है बेसिकली, अब उसके सारे लिम्फोसाइट्स में एडीए जीन होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वो उसके पास नहीं है, क्योंकि जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं उसकी एम्ब्रियो की, उसने बना दिया, उसने कर दिया अपना काम, बहुत सारी उसने लिम्फोसाइट्स बना दी। अब जीवन भर उसके बॉडी में वो लिम्फोसाइट्स रहेंगी सही वाली, वही बनेंगी उसकी बॉडी में, बेसिकली डिफेक्टिव बनेंगी नहीं। ठीक है, तो ये था यार इसका ये कंसेप्ट। अब एडीए का काम भी सुन लो यार, एडीए एडीए की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आखिर एडीए का काम क्या होता है तो सुन लो। बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन करवाता है। ऑब्वियस सी बात है, देर आर नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी एडीए काफ़ी सारे लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफरेशन करवाता है, मतलब कि उन्हें फॉर्म करवाता है। ऑब्वियस सी बात है, उनका इसका होना इंपॉर्टेंट, तभी वो बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। चलिए, अब यार वो वाला सवाल कि एडीए सीडीएनए भाई तुमने कैसे डाला रेट्रोवायरस में, वो भी सुन लो। चलो, तो देखो मैंने क्या करा, एडीए डीएनए लिया, एडीए का डीएनए जो जीन था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ से बन गया एडीए का आरएनए। अब मैंने उसे बेसिकली ज्वाइन करवा दिया रेट्रोवायरस के वायरल आरएनए के साथ, और यहाँ पे एडीए आरएनए देखो इसके साथ ज्वाइन हो चुका है। अब बेसिकली जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, हाँ वही। अब भाई जिसने मॉलिकुलर बायो पढ़ी तो उसके लिए तो मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो भी बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही कम है, वहाँ सब कुछ डिस्कस हो चुका है भाई, है ना। तो ADRNA बेसिकली यहाँ पे बन गया। अब बेसिकली उसे कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ADA DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई, RNA से DNA फॉर्म हो चुका है। अब देखो यही DNA तुम्हारी जो डिफेक्टिव लिम्फोसाइट्स है बेसिकली, जिसके अंदर इनिशियली वो लिम्फोसाइट प्रेजेंट नहीं था ADA का, अब वो जीन उसके अंदर ये रेट्रोवायरस डाल देगा। लो, हो गया तुम्हारा काम। चलो, हमने जीन थेरेपी को अपना कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस। सो बेसिकली किसी भी डिजीज़ के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए क्या चीज़ें एक डॉक्टर को बेसिकली पता होनी चाहिए, बताओ। सर जी ये कैसा सवाल है यार, यही सवाल है। तो देखो सुनो, इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, कि उस चीज़ का अर्ली डिटेक्शन हो जाए, मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ है उसके अंदर, ताकि आगे जब, ऑब्वियस सी बात है किसी भी डिजीज़ को लेट करना अच्छा नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए क्रिटिकल साबित हो सकती हैं इन मैनी ऑफ द केसेस। सो पहली चीज़ ये हो गई कि अर्ली डायग्नोसिस। दूसरी चीज़ ये है अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, मतलब कि जो वो पैथोजन है बेसिकली उसकी स्टडी, और जो उस पेशेंट की सिम्टम्स आएंगे उसकी स्टडी करना।
तो उसमें ये सब आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी में। अब ये दोनों चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ के इफेक्टिव ट्रीटमेंट को। यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने देखा है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखा है मैंने। सो पुराने टाइम में आखिर क्या टेक्निक्स थी वो भी हम देखते हैं। ओल्ड कन्वेंशनल टेक्निक्स बोलते हैं उन्हें, और आज के टाइम में जो होता है उन्हें हम बोलते हैं मॉडर्न डायग्नोसिस या मॉलिकुलर डायग्नोसिस बेसिकली। पहले ओल्ड वाला पढ़ लेते हैं। अर्ली डिटेक्शन वॉज नॉट पॉसिबल। वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? हम जैसे आज बोलते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज़ को करने के लिए अर्ली डिटेक्शन हमारा वहाँ पे पॉइंट आता है, वो वहाँ पे था ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे हम कर ही नहीं सकते थे अर्ली डिटेक्शन। जब काम पूरा हो जाएगा, जब सारा काम कर देगा पैथोजन उस पेशेंट की बॉडी के अंदर, तब हमें कहाँ जाके अच्छा ये है। हाँ, डिटेक्शन हैपन्स ओनली व्हेन पैथोजन हैज़ मल्टीप्लाइड। यही बात लिखी है जो मैंने अभी बोली, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, डिटेक्शन हैपन्स ओनली व्हेन पैथोजन हैज़ मल्टीप्लाइड इन ग्रेट नंबर। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा ये है तुम्हें, हाँ ठीक है, मतलब एकदम क्रिटिकल स्टेज आ गई उस पेशेंट की, तब जाके मैं बता रहा हूँ उसे कि तुम्हें ये है। ठीक है, तो हाँ एग्जाम्पल सुनो। यूरिन और सीरम एनालिसिस, ये सब हम बेसिकली ओल्ड और कन्वेंशनल टेक्निक्स में बेसिकली हम करते थे। यूरिन का एनालिसिस, सीरम का एनालिसिस, सीरम जानते हो ना। मॉडर्न मॉलिकुलर डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन वॉज पॉसिबल। अब यहाँ पे आज के टाइम में जो जो बेसिकली हम करते हैं वो पॉसिबल है अर्ली डिटेक्शन, ऑब्वियसली बात है। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड। बहुत कम अमाउंट में भी होगा ना अगर पैथोजन उस पेशेंट की बॉडी में, तो भी मैं डिटेक्ट कर पाऊँगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या क्या टेक्निक्स है हमें ही बताओ यार, एग्जाम्पल बताओ, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट। सो एग्जाम्पल है पीसीआर, एलाइजा और ऑटो रेडियोग्राफी। अब एक एक को, अब पीसीआर के बारे में तो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, इसलिए देखो इस चैप्टर में ज़्यादा बात होती नहीं है इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसकी बातें हो चुकी हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बेसिकली वही डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, प्राइमर, है ना, पिछले चैप्टर में बातें हो चुकी हैं, मैंने भी बहुत डिटेल में बताया था। कैन बी यूटिलाइज टू एम्पलीफाई द जीन, ये इसे हम यूज़ कर सकते हैं जीन को एम्पलीफाई करने के लिए, बेसिकली उस जीन की एक ग्रेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म करने के लिए। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्पलीफाइंग द जेनेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। ऑब्वियस सी बात है, एड्स पेशेंट में जिसे हम मुझे शक हो रहा है कि हाँ इस बंदे को एड्स हो सकता है, तो वहाँ पे मैं उसके लिए PCR कर सकता हूँ। सेकंड इज़ जीन म्यूटेशन एंड थर्ड इज़ मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे अलग टाइप के, डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो और भी काफ़ी टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली तुम उनके लिए PCR को यूज़ कर सकते हो। HIV और जीन म्यूटेशन, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इनसे भी क्वेश्चन देखे हैं। सेकेंड इज ऑटो रेडियोग्राफी यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली हम। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। सो हेयर जीन सस्पेक्टेड टू बी म्यूटेटेड इज टेकन एंड अनवाइड। सबसे पहले मैंने क्या करा, वो जो पेशेंट का DNA था, पेशेंट का जो जीन था वो ले लिया मैंने, हाँ ठीक है वो ले लिया। अब लेट्स से कि वो जीन म्यूटेटेड है, मतलब मेरी बात को ध्यान सुनना, जैसे कि वैसे यहाँ पे समझाने के लिए मैं हमने दोनों लिया है, लेकिन प्रैक्टिकल बताऊँ तो असलियत में क्या होता है, असलियत में कोई ऑब्वियस ही बात है एक ही लेते हैं, पेशेंट का ही जीन लेंगे। अगर वो म्यूटेटेड है तो अलग रिजल्ट आएगा, अगर उसका जीन नॉर्मल है तो एक अलग रिजल्ट यहाँ पे आएगा। लेकिन दोनों को एक साथ समझने के लिए हमने यहाँ पे दोनों को एक ही बार में ले लिया है। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों ले लिए, मान लो एक नॉर्मल जीन है, एक म्यूटेटेड जीन है, मुझे नहीं पता ये म्यूटेटेड है, मुझे नहीं पता है, ठीक है मुझे नहीं पता, तो यही तो पता करना है। लेकिन ये म्यूटेटेड है असलियत में, ठीक है म्यूटेटेड है ये। मैंने यहाँ पे हाई टेम्परेचर इसे दिया अनवाइंड करने के लिए, बेसिकली अनवाइंड हो गए दोनों के जो स्टैंड्स थे, जो दोनों के जो धागे थे वो खुल गए एकदम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा नॉर्मल वाला स्टैंड और ये है म्यूटेशन वाला स्टैंड। A single stranded DNA or single stranded RNA which is radio labeled known as probe is taken which is complementary to a normal gene. सो यहाँ पे एक मैं प्रोब लेता हूँ। प्रोब क्या होता है, प्रोब बेसिकली एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है, और उसके ऊपर मैं एक रेडियो लेबल कोई सा भी एलिमेंट मैं वहाँ पे लगाता हूँ जो रेडियो एक्टिव है। बेसिकली इसका क्या काम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, इसका काम है आगे भी बताऊँगा। अलाउड टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड विद सस्पेक्टेड DNA। अब बेसिकली मेरी बात ध्यान से सुनना, जो प्रोब मैंने डाला है उसके अंदर के जो बेसिस हैं जो अरेंज्ड है
वो ऐसे अरेंज है कि वो एक नॉर्मल जीन के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगी, मतलब कि ये म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं करेंगे। मैं इतना तो जानता हूँ कि जो नॉर्मल जीन है उसके उसके जो बेस सीक्वेंस है वो क्या है, मैं ये तो जानता हूँ। मैं कर रहा हूँ, तुम अपने आप को सोचो, तुम कर रहे हो ये काम, तुम ये तो जानते हो कि नॉर्मल जीन का सीक्वेंस क्या है। हाँ, ये तो जानते हैं हम। तो बस उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस उस प्रोब में डाल दो और एक रेडियो लेबल एलिमेंट लगा दो, बस। अब फाइनल, दिस डज नॉट बाइंड टू द म्यूटेटेड जीन हैज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तो देखो होता क्या है, लास्ट में ये प्रोब उससे ही बाइंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल से अगर बाइंड कर गया और मैंने ना यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म लगा रखी है, तो मुझे दिखेगा ही वो, मतलब कि देखो फोटोग्राफिक फिल्म पे प्रोब डिटेक्ट हो जाएगा आराम से, क्योंकि प्रोब पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा है जो कि रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे वो आसानी से दिख जाएगा कि उसकी प्रेजेंस पता चल जाएगी कि यहाँ है। अब मुझे पता चल गया कि प्रोब इस वाले डीएनए पे बाइंड करा है, तो मैं ये कंफर्म तरीके से बोल सकता हूँ कि ये वाला डीएनए तुम्हारा नॉर्मल है। और जहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म खाली रह गई, जहाँ पे वो अपीयर नहीं हुआ, समझ जाना वो डीएनए म्यूटेटेड है। तो ये होता है ऑटो रेडियोग्राफी का पूरा डिटेल मेथड। ठीक है, ये भी बढ़िया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे एलाइजा, हमारी पीसीआर हो गई मॉडर्न टेक्निक्स में, ऑटो रेडियोग्राफी हो गई। अब आती है एलाइजा लास्ट। एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा इसमें। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। एक एक चीज़ का मैं इसका वर्ड का भी धागा खोल दूंगा कि क्या मतलब है इसका। उससे पहले हम प्रोसेस चालू करते हैं। कैन डिटेक्ट एंटीजन्स और एंटीबॉडी इन द पेशेंट एंड इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सो एक चीज़ समझो एक सिनेरियो समझते हैं। एक पे खुद एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक बंदे को एड्स है, ठीक है। अब अगर उसे एड्स है तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने उसका सैंपल लिया है उस पेशेंट का, उसके अंदर एंटीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है एंटीजन होगा, ठीक है। अब एंटीजन मतलब कि मेरी सरफेस पे अटैच हो चुका है, जिस भी मैंने सरफेस पे अपनी मतलब जहाँ पे भी डाला है बेसिकली। तो सेकेंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप हो गया सैंपल वाला, सेकेंड स्टेप इज एड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्री टू एंटीजन फ्रॉम आउटसाइड। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या मतलब है इसका? एक ऐसी मैं ये बात जानता हूँ कि एच आई वी का जो एंटीजन होता है उसकी एंटीबॉडी कौन सी होती है, ये बात मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि पेशेंट के पास वो एंटीजन है या नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि कौन से एंटीजन की कौन सी एंटीबॉडी बेसिकली यहाँ पे पेयरिंग करती है। हाँ, ये बात तो मुझे पता है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास वो एंटीबॉडी थी, मैंने उसमें एंजाइम को लिंक कर दिया। एंजाइम को क्यों लिंक करा? एंजाइम को इसलिए लिंक करा, इसके अंदर एक सबस्ट्रेट भी डालता हूँ मैं। सबस्ट्रेट अगले स्टेप में डालता, मतलब एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल दी, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट डाल दिया। अब वो सबस्ट्रेट करता क्या है बेसिकली, सबस्ट्रेट को अगर वो एंजाइम मिला, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक साथ मिले, एंजाइम फट जाएगा। एंजाइम फट जाएगा, हाँ। फिर क्या होगा, एंजाइम फटेगा, एंजाइम जब बर्स्ट होगा तो वहाँ पे एक कलर प्रोड्यूस होगा। अब समझदार समझ गए होंगे बस इतनी सी बात में मेरी, पूरा का पूरा बेसिकली। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म ये चल क्या रहा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। अब बात यह है कि अगर उसके बॉडी में एंटीजन था तो वो एंटीबॉडी एंजाइम लिंक जो मैंने सेकेंड स्टेप में वो डाली है,
वो उससे बाइंड कर गई होगी। मतलब कि जो थर्ड स्टेप में मैं ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे वॉश ऑफ करूँगा, वॉश ऑफ करते हैं, मैम ने यहाँ पे वॉश ऑफ वाला स्टेप लिखा नहीं है, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसे अभी रहने दो, उसे MBBS में पढ़ो तो बेहतर है। तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर उसके बंदे की बॉडी में एंटीजन है तो वो बाइंड कर गई, तो थर्ड स्टेप में जब तुम सबस्ट्रेट डालोगे तो कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा अगर सबस्ट्रेट डालोगे। अगर कलर नहीं आया, अगर कलर नहीं आया देन यू आर सेफ। अगर कलर आ गया तो सॉरी, क्यों? क्योंकि HIV का कोई ठीक है। इफ एंटीजन वॉज प्रेजेंट देन ओनली दिस एंटीबॉडी विल बी फाउंड, वही बात है। चलिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारा किया गया खिलवाड़ एनिमल्स पर, मैं तो ये लाइन बोलता हूँ। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो जिनके जीन को मैंने मैनिपुलेट करा है या फिर कोई भी फॉरेन जीन उसके अंदर एक्सप्रेस करा है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? रैबिट, रैट, काउ, पिग, शीप, मंकी, फिश, माइस। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गए। 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। क्यों ऐसा क्यों है कि 95% से भी ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स मैंने माइस ही क्यों लिया? उसके रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ क्रोमोसोमल सिमिलैरिटी, देन सेकंड इज़ इजी टू हैंडल, थर्ड इज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये तीनों मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बेसिकली क्रोमोसोमल सिमिलैरिटी, किसकी क्रोमोसोमल सिमिलैरिटी, मतलब किसके लिए? ह्यूमन से, ऑब्वियसली। इजी टू हैंडल, अभी बात बताओ, मैं मंकी को ले आया हूँ और माइस को ले आया हूँ, कौन ज़्यादा इजी है हैंडल करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है माइस। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, आराम से इनका काम चलता है, मेरा जो भी एक्सपेरिमेंट है वो मैं कर सकता हूँ, दैन न्यू माइस को फिर यूज़ कर सकते हैं अपन। बेसिकली शॉर्ट लाइफ साइकिल होने का ये फ़ायदा है, यू कैन सी द होल स्टेज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन योर एक्सपेरिमेंट। बात समझ रहे हो मेरी? मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स? नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी, टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन, हाउ दे आर रेगुलेटेड इन देयर फिजियोलॉजिकल रोल। क्या रोल है उनका, आखिर जो मैंने जीन्स बनाए हैं यहाँ पर वो कैसे रेगुलेट होते हैं बॉडी में, है ना। जब एक इंसान की बॉडी में जाएंगे, एक इंसान के अंदर जाके वो क्या कैसे वर्क करेंगे, क्या रिएक्शन करेंगे, है ना, वो सब चीज़ें। दैन सेकेंड इज स्टडी ऑफ डिजीजेस, टू स्टडी द डिजीज, इट्स प्रोग्रेस एंड इम्पैक्ट। मतलब कि इन्हें बोलते हैं मॉडल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इसलिए हम डिजीज़ के लिए मॉडल्स बोलते हैं। जैसे कि मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर, मैंने किन किन डिजीज़ के लिए करा था? सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, कैंसर के लिए, अल्जाइमर्स के लिए एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इनके लिए मॉडल्स मैंने, मतलब साइंटिस्ट ने बेसिकली यहाँ पे बनाए थे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हमने टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी था करा था उस डिजीज़ को। देन थर्ड इज केमिकल सेफ्टी, टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स मेडिसिन बिफोर पब्लिक यूजेज। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द ड्रग। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। कोई भी ड्रग की टेस्टिंग के लिए, कोई भी मेडिसिन की टेस्टिंग के लिए जो मार्केट में जाने से पहले, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई नई मेडिसिन मान लो मैंने बनाई है, अब पब्लिक का यूज़ ऐसे थोड़ी है कि जो मैंने सबसे पहले न्यू मेडिसिन यहाँ पे बनाई मैं डायरेक्टली पब्लिक में लॉन्च कर दूँ, ऐसा नहीं करना है। ऑब्वियसली बात है, मैं सबसे पहले उसे टेस्ट करूँगा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ही हैं जिन पे मैं टेस्ट करूँगा। अब पता है मैं क्या करूँगा? मैं उन्हें और ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो हैं ही वो पहले से, लेकिन उन्हें और ज़्यादा सेंसिटिव कर दूंगा। बेसिकली सेंसिटिव क्यों करा सर? क्योंकि मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसे? सबसे अच्छा असर, मतलब कि जैसे जैसे ह्यूमंस में कोई ह्यूमन ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। एक बंदा, दो बंदे हैं, उन दोनों ने सेम मेडिसिन खाई है, लेकिन एक बंदा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके अंदर ही इंट्रिंसिक है वो उसकी, तो होता है ये। अब मैंने जो मेडिसिन बनाई है, मान लो वो पब्लिक के लिए मैंने निकाल दी, अब पब्लिक में उन बंदों पे गलत असर पड़ रहा है जो बंदे ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो बेसिकली ऐसा ना हो, कोई बंदा कितना ही सेंसिटिव हो, कोई बंदा कैसा ही हो, मेरी मेडिसिन का उस पर कोई गलत असर ना पड़े।
तो इसलिए मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी फुल पोटेंशियल पे उन्हें सेंसिटिव बताता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असर इस मेडिसिन का उनके ऊपर दिखे, पूरा असर दिख जाए। कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मुझे पहले से ही पता चल जाए कि हो रही है या नहीं। बताओ, लिखा कितनी सी लाइन है, छोटी सी, और मैंने कितना एक्सप्लेन किया। वैक्सीन सेफ्टी, हाँ बिल्कुल, इसी भी टेस्ट करते हैं। वैक्सीन आर टेस्टेड नाउ डेज, माइस आर बीइंग यूज फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, इट कैन नाउ रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी। पुराने टाइम में पोलियो वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए हम मंकीज़ को बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स के तौर पे यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे खैर माइस को यूज़ करते हैं। ये हो गया वैक्सीन सेफ्टी, पोलियो वैक्सीन याद रखना ये पॉइंट। और फिफ्थ इज़ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ट्रांसजेनिक एक ट्रांसजेनिक शीप थी जिसका नाम हमने ट्रेसी रखा था। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ठीक है, ट्रांसजेनिक शीप था और उससे हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवा रहे थे। कैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट? अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन। इसका क्या काम है सर? अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन बेसिकली एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग के दरवाजे ऐसे खटखटाए होंगे, क्योंकि जिन भी बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा है ना, तो इसलिए वो होता है ना एक, कोई भी चीज़ को देख के, तो बिल्कुल एम्फाइसीमा एक आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ होता है। डिसऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ मैं, डिजीज़ है सिंपल। उसके लिए बेसिकली उसे ट्रीट करने के लिए अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन हमने बनवाया था ट्रेसी से, जो कि एक ट्रांसजेनिक शीप थी। नाउ 1997 में, अभी ये एनसीईआरटी में है, वो एनसीईआरटी में नहीं था बट ये एनसीईआरटी में है, तो ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसका हमने नाम रखा था रोज़ी। उसका मिल्क रिच था एक प्रोटीन में। कौन सा प्रोटीन? ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन, बेसिकली ह्यूमन प्रोटीन है एक बेसिकली, और उसके 1 लीटर दूध में मुझे वो ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर मिलता है। क्या बात कर रहे हो? तो एक नॉर्मल काऊ के मिल्क के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो उसका मिल्क ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है, मेरा फ़ायदा हो गया। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तुम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कैसे हम करते हैं उन्हें, ठीक है। ये हो गया। Similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria PKU and cystic fibrosis। बोल रहा है कि जैसे कि एम्फाइसीमा की मैंने बात करी कि हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाए थे उसे ट्रीट करने के लिए, तो ऐसे ही हम फिनाइलकीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए अटैम्प्ट्स करे थे कि इसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करने के लिए कोई ट्रांसजेनिक एनिमल से हम इसके लिए कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बेसिकली कोई मेडिसिन फॉर्म करें, है ना। अटैम्प्ट्स लगाए थे, एनसीईआरटी में तो खैर ये लिखा है, बाकी आज का मुझे नया डाटा नहीं पता कि वो कंप्लीट हो पाएगी नहीं। ओके, एथिकल इश्यूज़। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई सा भी काम करोगे तो कुछ ना कुछ लोग होते ही हैं जो दिक्कत वहाँ पे देंगे कोई भी काम में। तो वैसे हाँ, दिक्कत वाली बात भी है। क्यों दिक्कत वाली बात? इसलिए क्योंकि रिलीजन भी एक चीज़ आ जाती है रिलीजन पे, जैसे कि चलो इसे पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। Ethics in biotechnology refers to the moral principles that guide the use and development of biotechnological technologies. It involves questions about what is right or wrong when manipulating living organisms, genes, and ecosystems. Considers the impact on human health, animal welfare, and the environment and society. Key concerns include safety, fairness, and potential for harm, and respect for living beings. Basically, बात ये बोली गई है कि ये जो तुम कर रहे हो बायोटेक के नाम पर, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात में हमने यहाँ पे करी थी, जो बायोटेक में हम बनाते हैं बेसिकली, तो वो किस हद तक सही है? ये तो उनका यूज़ करना हुआ ना, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत भी लगती है कि यार तुम उनके साथ गलत कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, है ना, तो ऐसा लगता है। और इस पे कोई गलत इम्पैक्ट ना आ जाए उस जिस एनिमल्स को, जैसे कि तुमने किसी एनिमल पे तुमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस कर दी। अब उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, उसके जो उसमें कोई दिक्कत आ गई, मान लो उसकी स्पीशीज़ में कोई दिक्कत आ गई, उसके प्रेडेटर पे ही कोई दिक्कत आ गई, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम पे भी पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है, एनिमल वेलफेयर पे भी पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ना एक डराने वाली बात है, ध्यान से सुनना, डराने वाली बात, ये जो हम जितने भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस करते हैं,
जैसे कि इनका जो रिज़ल्ट है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ बिल्कुल। इनका जो रिज़ल्ट है, इनका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होता है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो यार ये। हाँ सही बोल रहा हूँ, अनप्रिडिक्टेबल होता है यार। अगर मतलब सोचें इस पे तो फिर तो हाँ, तुम जिस हद तक सोच सकते हो, तुम जिस हद तक सोच सकते हो उस हद तक भी जा सकता है मामला। हाँ मुझे पता है, मतलब सबसे पहले जब मैंने भी ये पढ़ा था तो मेरे दिमाग में भी ज़ॉम्बी वाली चीज़ आई थी, और बिल्कुल सही बात है। खैर ज़ॉम्बी तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, बट हाँ, जैसे 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 कोविड-19 वायरस था, तो हाँ वो तो एक रियल चीज़ है, वो तो एक रियल रिज़ल्ट है हमारी इन सब काम का, वो तो एक रियल रिज़ल्ट है। और ज़ॉम्बी वाला जो यार टर्म है, खैर चलो ज़ॉम्बी की बातें छोड़ो, रियल बात करता हूँ। जैसे कि मान लो वहाँ से तो कोई भी वायरस भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कोविड-19 वायरस था, इतना बड़ा वायरस था, इसने पूरे वर्ल्ड पे कैसे इम्पैक्ट करा, तो बेसिकली उनको हम यहाँ पे देखते हैं, वैसा इम्पैक्ट कोई ना हो। तो बेसिकली इन सब कामों को रेगुलेट, तो बेसिकली मतलब तुम्हें अहमियत बताई जा रही है एक तो, कि बायोटेक वाले जितने भी काम होते हैं, जीन्स को मैनिपुलेट जो तुम कर रहे हो, कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कितने ज़्यादा लीथल हो सकते हैं पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, है ना। तो ये है। तो इंडिया में एक कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। मैम ने यहाँ पे अप्रूवल लिखा है, लेकिन एक नया डाटा बताऊँ, नया डाटा, नया नाम है इसका, नया इसका नाम चेंज हो गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हो गया है। एनसीईआरटी में तो अप्रूवल लिखा है, तो मैंने बता दिया। मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में देखा था और वहाँ पे करेक्ट आंसर अप्रेजल ही लगाया था, तो बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है, नीट में भी हो सकता है कि वो एनसीईआरटी की ना माने और दे दें अप्रेजल। अब बच्चे ने तो अगर कभी सुना ही नहीं है तो उसका तो वो तो ब्लैंक हो जाएगा, यार ये क्या है, अप्रूवल होना चाहिए था, है ना। तो ये होता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी। ये क्या रेगुलेट करती है, ये इंडिया में है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, जीएम मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस वाली, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी रिसर्च होती हैं, एंड सेफ्टी टू इंट्रोड्यूस दैम फॉर पब्लिक सर्विसेज। बेसिकली ये उन्हें एक 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 चेक देती है, समझ रहे हो, एक चेक प्रोवाइड करती है कि तुम्हारी जो ये जो कोई भी बंदा है, जैसे कोई भी कंपनी, कोई बंदा जो भी है, जो रिसर्च कर रहा है, जो मॉडिफिकेशंस कर रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहा है, वो कहाँ तक वैलिड है और सेफ्टी मेजर्स क्या हैं उसके। पब्लिक सर्विसेज में जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स तुम फॉर्म कर रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, तो पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ के लिए वो कहाँ तक सही है, और मतलब पूरी तरीके से जो भी टेस्टिंग होती है इनकी, वो बेसिकली यही रेगुलेट करती है सब कुछ। ठीक है, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब समझ लेते हैं। पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर giving them the exclusive ability to make use or sell their invention for a certain period of time. So पेटेंट का मतलब, पेटेंट कुछ नहीं होता, एक लीगल राइट होता है, एक लॉ है, पेटेंट एक लॉ है। ठीक है, ये क्या है, जैसे कोई भी इन्वेंटर है, वो अपनी नई चीज़ इन्वेंट करता है, तो ये राइट उसे मिलता है। कैसा राइट, मतलब कि ये राइट मिलता है उसे कि वो उसे कैसे बनाए, उस चीज़ को कैसे यूज़ करे, और अपने इन्वेंशन को कैसे सेल करे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। और जो भी बंदा है, जिस भी बंदे के पास, जो भी इन्वेंटर है बेसिकली, अगर उसके पास पेटेंट है, तो वो बेसिकली किसी को भी रोक सकता है, मतलब कि उसकी चीज़ से बनाने के वो भी राइट होता है। और अगर किसी भी इंसान को यूज़ करना है तो उसकी परमिशन के बिना बेसिकली वो उसे यूज़ भी नहीं कर सकता, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। इन एक्सचेंज द इन्वेंटर मस्ट पब्लिकली डिस्क्लोज हाउ द इन्वेंशन वर्क, दिस प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग और यूजिंग द इन्वेंशन विदाउट परमिशन। तो ये बोल रहा है कि इसके एक्सचेंज में अगर तुम्हें पेटेंट राइट चाहिए इन्वेंटर को, तो इन्वेंटर को सबसे पहले अपनी इन्वेंशन के बारे में बताना पड़ेगा, ये कैसे वर्क करती है, ये उसने कैसे बनाई, ताकि कोई और बंदा मुंह उठा के आज ये ना बोल दे कि ये लो मैंने ये बना दिया,
ये सारी प्रोसेस है। तुम बनाया तुमने था लेकिन तुमने प्रोसेस नहीं बताई, तो दूसरा बंदे ने कैसे ना कैसे वो सोच लिया या फिर तुम्हारी प्रोसेस देख ली और तुमसे पहले वो चला गया और उसने सारी प्रोसेस बता दी और अपने ऊपर पेटेंट राइट ले लिया। तो ऐसा ना हो इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए लॉ के अंदर ही आ गया कि अगर तुम्हें ये चाहिए पेटेंट राइट, तो बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा पहले। तो अच्छी चीज़ है। बायो पेटेंट क्या होता है? बायो पेटेंट कुछ नहीं होता, बायो पेटेंट ही एक पेटेंट ही है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो पेटेंट लेते हैं वो होता है बायो पेटेंट। बायो पायरेसी क्या होता है? अब यार देखो ध्यान से सुनना ही। Biopiracy refers to the unethical practice of using or exploiting biological resources such as plants, animals, or genetic materials from indigenous or local communities without proper permission, compensation, or acknowledgement. तो बायोपायरेसी का मतलब है जैसे तुम कोई सा भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। मतलब कि जैसे कि कोई लोकल कम्युनिटी का है, कोई इंडिजिनस है, उसके नेटिव का कोई चीज़ है, जैसे कि मान लो, चीज़ का मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ जैसे कि प्लांट्स हो गया, उसमें एनिमल्स भी आ गए, उसके जेनेटिक मटेरियल्स भी आ जाते हैं इसमें। ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, प्लांट्स एनिमल्स, ऑब्वियसली बात है जेनेटिक मटेरियल्स की भी बात कर रहा हूँ। तुम बिना परमिशन के उसके यूज़ कर रहे हो, तुमने उसे कंपनसेशन भी, ऑब्वियस सी बात है, कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी अगर तुम उसकी किसी बंदे की चीज़ को यूज़ करोगे। तुमने उसे कंपनसेशन भी नहीं दी, तुमने उसे एक्नॉलेज भी नहीं करा, मतलब तुमने उसे क्रेडिट भी नहीं दिया, है ना। तो ये सब आ जाएगा बायोपायरेसी के अंदर, है ना। ठीक है, अब देखो एक ऐसा ही केस है जो बेसिकली हुआ था, उस केस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट लीगल राइट बाय यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ऑन आर इंडियन बासमती। मतलब कि एक यूएस कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी, जिसने 1997 में एक लीगल राइट ले लिया था। ये अपने ही ट्रेडमार्क ऑफिस था उनका, जो भी है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से हमारे इंडियन बासमती पर। अब कैसे राइट लिया, सुनना ध्यान से। उन्होंने क्या चालाकी दिखाई, वो डायरेक्टली इंडियन बासमती पे तो देखो ले नहीं सकते थे पेटेंट, लीगल राइट तो ले नहीं सकते थे ऐसे। उन्होंने क्या करा, इंडियन बासमती को क्रॉस करवाया जेनेटिकली सेमी डॉफ वैरायटी से। एक सेमी डॉफ वैरायटी आती है राइस की, उसके साथ उसने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद जो नई वैरायटी बनी उस पर उसने पेटेंट ले लिया। अब भाई ऐसे नहीं ले सकते यार, तुमने इंडियन बासमती का यूज़ तो करा ही है ना, इसीलिए तो ये बायोपायरेसी में आ जाता है। सो सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड लाइक दिस सिमिलर फॉर नीम एंड टर्मरिक। ऐसे ही हमारे इंडिया के जो आयुर्वेदा सिस्टम था बहुत पुराना है ना। तो इंडिया के पास यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन सब चीज़ों का पेटेंट है, जैसे कि नीम हो गया, टर्मरिक हो गया, मतलब ये हमारी ओरिजिन है, बहुत बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रही है इंडिया में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ की नज़र है लिटरली इस पर। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कंट्रीज़ की नज़र रहती है इस पर, वो नीम और टर्मरिक को इनका पेटेंट ले सके, है ना। लेकिन ऐसे नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी देखो कुछ हमने सेटअप करा है। ये सुन लो पहले, इंडिया हैज़ 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस, 27 और 2 लाख वेराइटी है हमारे पास राइस की, जिनमें से 27 तो मतलब केवल बासमती की है। बताओ। अब सुनो, मैं जिस सेटअप की बात कर रहा था, हमने सेटअप करा है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiatives. So, इंडियन पार्लियामेंट ने जो इंडियन पेटेंट बिल था उसमें सेकेंड अमेंडमेंट में भाई मैंने इससे क्वेश्चन देख लिया था, लिटरली बोल रहा हूँ। उसमें लिखा था कि हमारे जो कितनी अमेंडमेंट हुई थी बेसिकली इंडियन पेटेंट बिल में, तो बच्चे इसे इग्नोर मार देते हैं, लेकिन इसे भी याद करके हमें रखना है। सेकंड अमेंडमेंट में बेसिकली इंडियन पेटेंट्स बिल के उन्होंने इन सब इश्यूज़ को कंसिडर करा था। और जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन जानते हो, जैसे जैसे कि किसी और बंदे के पास उस चीज़ का पेटेंट है, लेकिन एक दूसरा बंदा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गया है और उसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे उस प्रोडक्ट का। तो बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस पे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो बंदा इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारे चीज़ों का यूज़ कर सकता है बेसिकली।
तो वो सब इसमें आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम क्वालिटी के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है।